आप सबसे हमेशा की तरफ यह निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हमेशा विभिन्न विभिन्न विषयों पे आप सबको बताने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा हट करके अनेक विषयों पे आप सबसे चर्चा करता हूँ जो हमारे आसपास से संबंध रखते हैं और हमें हमारे शरीर से, हमारे ही ज्ञान से वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम मिस कर चुके हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में। इसी क्रम में आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है ऊर्जा से संबंधित, कि किस प्रकार से हमारा शरीर भी एक ऊर्जा शरीर है और किस प्रकार से ये सारी सृष्टि जो है किसी न किसी पदार्थ को हम ऊर्जा की ही नज़र से देख सकते हैं। और पहले जो भी हमारे ऋषि मुनि थे और जो भी विज्ञान उनका था उसमें अनेकों तरीके से एक दूसरे जगह से बैठे हुए दूसरे जगह पर अपने विभिन्न कार्यों को संपादित कर देते थे, या अभी भी सुनने को मिलता है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ये चीज़ देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह अचानक से पहुंच जाता था। और विभिन्न तरीके से वो महाभारत में एक चीज़ समझ में आती है कि एक व्यक्ति संजय जो है वो एक जगह से बैठे बैठे दूसरे जहाँ युद्ध हो रहा होता है उसको बड़े आसानी से देख पा रहे होते थे। तो ये सब एक विज्ञान था और ये ऊर्जा विज्ञान का ही एक हिस्सा है। और भी कई तरीके की ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती है और लगता है कि अरे ये सब तो अकल्पनीय है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऊर्जा के ही नियमों का पालन करने वाली चीज़ें हैं। तो हम समझेंगे थोड़ा इसको संक्षिप्त में कि भारतीय मनीषी जो भी थे वो पदार्थ को ऊर्जा और ऊर्जा के पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से जानते थे कि किस प्रकार से पदार्थ को ऊर्जा और ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। देखिए, सोना बनाने के लिए पारे को ही क्यों चुना गया? आखिर लोहे और पत्थर से भी सोना बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज जब हम सोने और पारे की आणविक संरचना को देखेंगे तो पाते हैं कि सोने और पारे के एटॉमिक स्ट्रक्चर में केवल एक इलेक्ट्रॉन का अंतर है। इससे क्या हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी गहन अंतर्दृष्टि का आभास नहीं होता है? सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसकी जानकारी आइंस्टाइन के हजारों साल पहले ही अपने जो ऋषि मुनि थे वो दे चुके थे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे ऊर्जा विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते थे, और इस वजह से जो ऊर्जा विज्ञान को बहुत अच्छे से जान रहा हो वो जायज़ सी बात है कि साइंस और विज्ञान में बहुत पारंगत होगा, बहुत आगे निकल चुका होगा, क्योंकि हर चीज़ अब धीरे धीरे मैकेनिकल से वो कहीं ना कहीं ऊर्जा में कन्वर्ट होती जा रही है। मैकेनिकल पार्ट छोटे होते जा रहे हैं और उसकी जो ऊर्जा जो है, ऊर्जा शरीर, या कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा शरीर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किसी भी चीज़ की बनावट में, और आने वाला फ्यूचर भी इसी से संबंधित है। तो हम अगर देखें तो पुराणों में हमारे ये आता है कि नारद जब अंतर्ग्रही उड़ानों से पृथ्वी पर लौट कर आते थे तो पृथ्वी पे कई तरह की पीढ़ियां निकल चुकी होती थी, पर ऋषि नारद जो थे उनकी उम्र वही होती थी जब वे पृथ्वी से चले जाते थे, जबकि उनको कुछ ही दिन और घंटे लगा करते थे आने में। उन लोगों की यात्रा करने में उनको बहुत कम समय लगता था। समय का माप अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी निवासियों से भिन्न हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम डायलेशन कहा जाता है। हम इसको थोड़ा थोड़ा विज्ञान से तोड़ करके जो अभी वैज्ञानिक जिस चीज़ों पे अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो हम थोड़ा उससे भी इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री की जो घड़ी के अनुसार अगर यात्रा में उसे 6 महीने लगते थे तो पृथ्वी पर उसे कई युग बीत जाएंगे। मतलब आश्चर्यजनक बात देखा जाए तो यह है कि यात्री के शारीरिक परिवर्तन भी होंगे जितने अंतरिक्ष यात्रा के समय में गुजरे, जबकि उसकी पृथ्वी पर लौट कर देखने पर वह पाएगा कि उतने समय में तो पृथ्वी पर कई पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। तो आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया भी था कि अगर आप प्रकाश की गति के बराबर गति वाले यान में अगर किसी बैठा दिया जाए आपको, तो आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, समय ठहर जाता है। और अगर अंतर्ग्रही यान की गति प्रकाश की गति से कई गुना बढ़ा दी जाए तो फिर आप अगर वृद्ध हैं तो युवा अवस्था की ओर लौटेंगे, और अगर युवा अवस्था में है तो बचपन की ओर लौट जाएंगे। तो ये हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं अपने पूरी सृष्टि जो हम जिसको देख सक रहे हैं मैकेनिकली उसको उस पर काम कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ऊर्जा स्वरूप ही है। लेकिन किस प्रकार है वो हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से पहले के जो महापुरुष थे वो
अपने शारीरिक संरचना में अचानक से बहुत सा परिवर्तन कर देते थे और आसपास की चीज़ों में भी परिवर्तन किस प्रकार कर पाते थे, इसके पीछे किस प्रकार से साइंस काम करता है वो बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझाने में सफल रहूँगा। देखते हैं, जैसे अभी महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की ही अनुसार बात करते हैं तो उनके अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बोला कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में। हम और कुछ नहीं ऊर्जा के घनीभूत रूप है। ठीक है, उस एक ऊर्जा के अंश मात्र हैं जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। दूर दराज के तारों, सितारों, आकाश गंगाओं में, निहारिकाओं से भी दूर अनंत अंतरिक्ष में व्याप्त है। इस ऊर्जा से हम ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा जुड़े हुए हैं। अणु, परमाणु जो भी हैं और जो भी इससे जुड़े कण हैं, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए या इलेक्ट्रॉन हो गए, इन पदार्थों का ये सब मिलकर निर्माण करते हैं। ये तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि हर एक पदार्थ की एक निश्चित परमाणु संख्या होती है, यानी जिनके एटम्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की एक पूर्व निर्धारित संख्या होती है। जो यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, जो साइंस से एजुकेशन ले रहे हैं या इससे संबंधित है, वह इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हम आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस कदर छोटे होते हैं कि एटम करीब करीब एक खाली जगह का बना होता है पूरा। न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स व प्रोटॉन्स से भी बनी होती है। ये सभी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, मतलब आप कह सकते हैं विद्युत आकर्षण से जुड़े होते हैं, जो उन्हें केंद्र के समीप पर रखना चाहती है। ठीक है, इनको एक दूसरे के समीप पर रखना चाहती है। पार्टिकल्स की ये नेचर होता है कि अगर इन्हें किसी विशेष सीमा में बांध कर रखा जाए तो वो इस स्पेस में तेजी से घूमना शुरू कर देंगे। ये उनकी नेचर का ही एक अंग है। ऊर्जा से परिपूर्ण ये पार्टिकल्स सीमित दायरे में बंधे नहीं रहना चाहते हैं। केंद्र मतलब जो न्यूक्लियर है कि और ये इनका खिंचाव रहता है। हमेशा आकर्षण करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेजी से वे केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे ठोस शरीर, जो हमारा सॉलिड बॉडी, जो हम एक दूसरे के शरीर को देख पाते हैं, इसके हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपनी न्यूक्लियस के चारों ओर करीब 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की अकल्पनीय गति से चक्कर लगाते हैं। इसी तेज गति के कारण एटम ठोस नजर आता है, कहीं से भी देखेंगे आप। ठीक वैसे ही जैसे तेज गति से कोई सीलिंग फैन है या फैन चल रहा है, एक गोल डिस्क की तरह दिखता है। अगर आप उस पर एक कंकड़ फेंकेंगे तो वैसे ही लौटेगा जैसे किसी ठोस चीज़ से टकरा करके लौट गया है। जबकि आप जानते हैं कि पंखे में केवल 3 पंखुड़ी होती है और उसके बीच में काफ़ी दूरी होती है। उसी प्रकार हमारा शरीर ठोस दिखते हुए भी केवल ऊर्जा का ही एक संघनित रूप है। उस ऊर्जा का जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो निरंतर गतिशील, स्पंदित और चेतन है। यही जो थ्योरी है ये हवन पे भी लागू होती है। जब हम बात करते हैं कि हवन आवश्यक है किसी भी साधना के एंटिटी के प्रत्यक्षीकरण के लिए, तो वो किस प्रकार से ऊर्जा को एक ठोस शरीर में किस प्रकार से निर्माण करने में सहायता करता है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो आशा करता हूँ कि यह आज जो मैंने साइंस के माध्यम से आप लोगों को जो चीज़ें समझाने की कोशिश की है वो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और इस पर हम धीरे धीरे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के किसी विशेष टॉपिक को लेकर के। धन्यवाद।